वैसे तो भारत को ऑलराउंडर की धरती के रूप में बहुत कम ही जाना जाता है। हालांकि 80 के दशक में भारत के पास कपिल देव के रूप में एक ऐसा ऑलराउंडर था जो विपक्षी टीम में अपना खौफ भर देता था। पर उनके बाद भारत के पास कई ऑलराउंडर खिलाड़ी आए, पर वो अपना इम्पैक्ट सही तरह से डाल नहीं पाए। भारत को अभी भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर की तलाश थी और इस तलाश को कुछ हद तक इरफान पठान ने पूरा भी किया। वो दाएं हाथ से स्विंग कराने में माहिर थे और मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते थे, पर वो लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे, कभी इंजरी के कारण तो कभी खराब प्रदर्शन के कारण, और आखिरकार 2012 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लेकिन फिर आया एक ऐसा ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी करता तो क्रिकेट प्रेमी बोलते वाह क्या बल्लेबाजी कर रहा है, जिसकी गेंदबाजी के आगे बड़े से बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते, और फील्डिंग तो ऐसी कि उनकी पकड़ी गई हर कैच को बार बार लूप पर लगाकर देखने को मन करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने भारतीय ऑलराउंडर के इतिहास को बदल कर रख दिया। और आज मैं उनसे जुड़े एक ऐसी मैच की कहानी का जिक्र करने वाला हूँ जिन्होंने अपने दम पर पूरे मैच का रुख पलट दिया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम ओकलैंड से, जहां कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। मेजबान टीम की पारी को संवारने उतरे मार्टिन गुप्टिल और JC राइडर, जबकि भारतीय पारी का पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, जिनकी पहली ही बॉल पर मार्टिन गुप्टिल ने चौका मार अपने हावी इरादों पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद दोनों सलामी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी रहे और बाउंड्रीज लगाते रहे। 4.1 ओवर तक न्यूजीलैंड 36 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था, पर भुवनेश्वर कुमार की दूसरी इन स्विंग बॉल ने JC राइडर को बोल्ड मार भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। इसके बाद आए विलियमसन ने मार्टिन गुप्टिल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने एक पार्टनरशिप को बिल्ड किया और फिर जैसे ही मैच मिडल ओवर्स में पहुंचा, दोनों छोरों से अटैकिंग बल्लेबाजी होने लगी। दोनों के बीच पार्टनरशिप इतनी तेजी से पनप रही थी कि रन रेट भागा चला जा रहा था, और देखते ही देखते गुप्टिल ने जडेजा को चौका मार अपना 50 भी पूरा कर लिया था। अर्धशतक के बाद भी गुप्टिल लगातार बाउंड्रीज में डील कर रहे थे। इधर केन विलियमसन भी एक सिंगल लेकर अपना 50 पूरा कर चुके थे। भारत के दूसरे ब्रेक थ्रू की तलाश अभी भी जारी थी और इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना भारत के लिए एक चुनौती बनती जा रही थी। भारत का कोई भी गेंदबाज इन बल्लेबाजों के सामने बेअसर नजर आ रहा था। तभी इस चुनौती को मोहम्मद शमी ने स्वीकार किया और 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर केन विलियमसन को शानदार यॉर्कर डिलीवरी से बोल्ड कर भारत को दूसरा ब्रेक थ्रू दिलवाया। विलियमसन ने 65 रन बनाए, लेकिन आउट होने से पहले वो गुप्टिल के साथ मिलकर 153 रन की साझेदारी कर एक बड़े स्कोर की नींव रख चुके थे। इसके बाद मार्टिन गुप्टिल का साथ देने आए कोरी एंडरसन, जिन्हें 8 रन के निजी स्कोर पर अश्विन ने बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया था। फिर रॉस टेलर ने गुप्टिल का साथ दिया और गुप्टिल ने 36वें ओवर की लास्ट बॉल पर एक सिंगल लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। शतक के बाद भी गुप्टिल ने कुछ बाउंड्रीज लगा करंट रन रेट की गति को तेजी से बढ़ाया, पर वो जडेजा की एक बॉल को 6 लगाने के प्रयास में रहाणे को कैच दे बैठे। इसके बाद कप्तान ब्रेंडन मैकुलम भी गोल्डन डक पर आउट हो गए, पर ल्यूक रोची और रॉस टेलर को रोकना भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था और दोनों छोरों से चौके छक्कों की बरसात सी हो रही थी। पर रहाणे के शानदार थ्रो ने खतरनाक दिख रही इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया। इसके बाद धवन और जडेजा ने मिलकर नाथन मैकुलम को भी रन आउट कर न्यूजीलैंड के 280 रन पर 7 विकेट गिरा दिए थे। पर एक तरफ रोची अभी भी 19 बॉल पर 38 रन बनाकर मैदान में टिके हुए थे, लेकिन जडेजा उन्हें रहाणे के हाथों कैच करा भारत को थोड़ा सा गेम में वापस लाए ही थे कि टीम सऊदी ने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और अंतिम 13 बॉल में 25 रन कूटकर न्यूजीलैंड को 314 रन तक पहुंचाकर अंतिम बॉल पर 2 रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में भारत को 315 रन का विशाल लक्ष्य दिया, जिसे चेस करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन के रूप में भारतीय सलामी जोड़ी मैदान में उतरी और रोहित ने दूसरे ओवर की तीसरी ही बॉल पर छक्का जड़ न्यूजीलैंड को ये बता दिया कि वो क्या करने वाले हैं। इसके बाद दोनों छोरों से लगातार बाउंड्रीज लग रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस टारगेट को चेस करना है तो पावर प्ले का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन पारी के 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्टिन गुप्टिल ने एक इनक्रेडिबल कैच पकड़कर शिखर धवन की पारी को वहीं समाप्त कर दिया।
इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, पर रोहित भी बाउंड्री के पास बेनिट द्वारा लपक लिए गए। अभी रोहित आउट होकर पवेलियन पहुंचे ही थे कि विराट कोहली भी विकेट कीपर को कैच देकर पवेलियन जा पहुंचे। न्यूजीलैंड का सेलिब्रेशन इस विकेट की कीमत बयां कर रहा था, पर उनका यह सेलिब्रेशन अभी यही नहीं रुका और अगले ओवर में रहाड़े भी कोर्ट बिहाइंड होकर पवेलियन लौट गए। भारत ने 79 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ से भारत को मैच में वापसी करने के लिए एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कम से कम विकेटों के पतझड़ को रोक सके और एक साझेदारी बिल्ड कर सके। तभी मैदान पर आए कप्तान MS धोनी और रैना ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे आंखें जमाने के बाद दोनों छोरों से बाउंड्री की बरसात होने लगी। यह पार्टनरशिप अभी पनप ही रही थी कि सुरेश रैना भी 28वें ओवर में कोर्ट बिहाइंड हो गए। भारत ने 146 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। तभी धोनी का साथ देने आए रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने आते ही अटैकिंग बल्लेबाजी करी और लगातार बढ़ते रिकॉर्ड रन रेट को कम करने में लगे रहे। इधर धोनी ने एक छक्का जड़ अपना 50 पूरा जरूर किया, लेकिन अगली ही बॉल पर धोनी द्वारा खेला गया तेज शॉट सऊदी के हाथों में जा चिपका। धोनी के आउट होते ही न्यूजीलैंड ने अपनी जीत लगभग पक्की मान ली थी, क्योंकि यहाँ से भारत को 9 रन से भी ज्यादा के रन रेट से 131 रन चाहिए थे, जबकि भारत के सिर्फ 4 विकेट शेष थे। इसलिए न्यूजीलैंड का विन परसेंटेज भी 90% हो चुका था। पर न्यूजीलैंड के इस विन प्रेडिक्शन को रविंद्र जडेजा गलत साबित करने वाले थे। अश्विन और जडेजा ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और लगातार बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रिकॉर्ड रन रेट को कम करते रहे। देखते ही देखते अश्विन ने एक शानदार चौके से मात्र 35 बॉल पर अपना 50 भी पूरा कर लिया। पर भारत को अभी भी 54 बॉल पर 76 रन चाहिए थे। रिकॉर्ड रन रेट 9 रन से भी ऊपर पहुंच चुका था, जिसे कम करने के लिए अश्विन ने 45वें ओवर की चौथी बॉल पर एक लॉन्ग 6 जड़ा और फिर अगली बॉल को भी उन्होंने लगभग 6 रन के लिए भेज ही दिया था, लेकिन मार्टिन गुप्टिल बीच में आ गए और एक मुश्किल कैच को उन्होंने इतना आसान बना दिया कि अश्विन को पवेलियन लौटना पड़ा। भारत को यहाँ से 28 बॉल पर 44 रन चाहिए थे। भारत की सारी उम्मीदें अब सिर्फ रविंद्र जडेजा पर थीं। काम बहुत मुश्किल था, पर इतना कठिन भी नहीं था। तभी आए भुवनेश्वर कुमार ने एक लेट कट से चौका बटोर जडेजा का काम आसान करने की कोशिश की, लेकिन अगली बॉल को भी बाउंड्री लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। पर भारत के लिए खुशी की बात यह थी कि जडेजा स्ट्राइक पर आ गए थे और उन्होंने 46वें ओवर की अंतिम बॉल पर शानदार छक्का जड़ रिकॉर्ड रन रेट को 14 बॉल में 29 रन पर ला दिया। लेकिन तभी मोहम्मद शमी 48वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर कैच आउट हो गए। अब भारत को 11 बॉल पर 28 रन चाहिए थे। काम तो बहुत मुश्किल था ही, लेकिन भारत के लिए उससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये था कि उनकी अंतिम जोड़ी मैदान पर थी। इसलिए न्यूजीलैंड को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए था। पर जडेजा ने पारी के सेकंड लास्ट ओवर में एक लंबा छक्का जड़ रिकॉर्ड रन रेट को 6 बॉल में 18 रन पर ला दिया। इसके बाद जडेजा ने लास्ट ओवर की पहली ही बॉल पर चौका जड़ मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। पर अगली 2 बॉल पर सिर्फ 2 ही रन आए, वो भी वाइट के जरिए। अब भारत को 3 बॉल पर 12 रन चाहिए थे, पर जडेजा ने चौथी बॉल पर पहले चौका लगा और फिर 5वीं बॉल पर छक्का जड़ रिकॉर्ड रन रेट को 1 बॉल में 2 रन पर ला दिया। पर अफसोस कि अंतिम बॉल पर जडेजा सिर्फ 1 ही रन ले पाए, लेकिन जडेजा ने अपने दम पर इस ऐतिहासिक मैच को टाई करा दिया था। भले ही इस मैच का रिजल्ट न निकला हो, लेकिन भारत को जडेजा के रूप में एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया था जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। जडेजा ने इस मैच में शानदार और यादगार पारी के अलावा अपने 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 47 रन देकर 2 विकेट भी लिए थे, जिस वजह से उन्हें इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो रविंद्र जडेजा की इस पारी के लिए और इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और क्या आपने ये मैच देखा था या आपके पास इस मैच से जुड़ी कोई भी मेमोरी हो तो उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।